नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस लाइव में। मेरा नाम है शोनी सिंह। आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था भैया कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में, तारे का जीवन चक्र के बारे में। आइए आज विस्तार से उसके आगे की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। क्या होता है सोलर सिस्टम? उसके अंदर सबसे पहला जो चीज आती है वो आता है हमारा सूर्य, हमारा सन। तो विस्तार से हम लोग बात करते हैं सन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सन के, सूर्य के बारे में, अगर आप सूर्य को अगर कभी आप आसमान में देखें तो आपको सूर्य का एक बाहर का हिस्सा ही आपको दिखाई देता है। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हो तो मुझे जो है आप देख रहे हैं मेरे बाहर के हिस्से को, मेरी चमड़ी को आप देख रहे हैं। वैसे ही जब हम सूर्य को देखते हैं हम सूर्य के बाहर के हिस्से को, सूर्य की चमड़ी को देख रहे हैं। तो इसीलिए सूर्य की सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, सूर्य के वायुमंडल को, सूर्य की सतह को हम लोग बोलते हैं फोटोस्फीयर के नाम से। ठीक है, वहीं पे सवाल पूछेगा सूर्य के वायुमंडल को किस नाम से जानते हैं? तो सूर्य के वायुमंडल को हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फोटोस्फीयर को बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, वहीं पे क्रोमोस्फीयर को बोलते हैं उत्क्रमण मंडल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, सूर्य की सतह को बोलते हैं फोटोस्फीयर, और वहीं पे सूर्य की जो है अगर हम बात करें सूर्य की जो है वायुमंडल को बोलते हैं क्रोमोस्फीयर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, द आउटर पार्ट ऑफ सन व्हिच कैन बी सीन, जो सन का जो बाहरी हिस्सा हमको दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है सूर्य ग्रहण, इसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमको जो है सूर्य का बाहर का जो हिस्सा दिखाई देता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना के नाम से। इसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए अब इसमें क्या होता है, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य की सतह पे अगर हम फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सूर्य बनाता हूं, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सूर्य है। ठीक है, तो इस सूर्य की सरफेस पे, इस सूर्य की सतह में बहुत सारे क्या है, लाल लाल रंग के धब्बे हैं। बहुत सारे लाल रंग के क्या है, धब्बे हैं। ठीक है, ब्लैक, काले रंग के धब्बे हैं। तो इन धब्बों को हम लोग क्या बोलते हैं? सन स्पॉट के नाम से जानते हैं, सौर कलंक के नाम से इसे हम लोग हिंदी में जानते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, सूर्य पे जो धब्बे पाए जाते हैं, सन पे जो स्पॉट्स पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सन स्पॉट, सौर कलंक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब ये सन स्पॉट बनते कैसे हैं, आइए इसको विस्तार से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्या होता है, जब सूर्य के किसी एक हिस्से, फॉर एग्जांपल अगर हम इस हिस्से की बात करें तो सूर्य के हिस्से में हमने पढ़ा था कि सूर्य एक तारा है। तारा वो होता है जिसके अंदर नाभिकीय संलयन रिएक्शन होती है। तो सूर्य के ऊपर नाभिकीय संलयन रिएक्शन बहुत भारी मात्रा में हो रही होती है, जिसकी वजह से सूर्य के अंदर जब रिएक्शन बहुत भारी मात्रा में होती है तो इसकी सतह, इसकी सरफेस जो है वो क्या होती है, वहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा होने के कारण जो है हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, अब इसी जगह पे बहुत भारी मात्रा में अगर रिएक्शन हो गई तो कुछ समय के लिए हाइड्रोजन की कमी पड़ जाती है और सब जगह से हाइड्रोजन आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसीलिए जब यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में नाभिकीय संलयन रिएक्शन हो जाती है तो यहां पे जो है कुछ समय के लिए हाइड्रोजन कम हो जाता है। हाइड्रोजन कम होने का मतलब रिएक्शन कम होती है। जब रिएक्शन कम होती है इसका मतलब यहां पे कुछ समय के लिए तापमान कम हो जाता है, बाकी सब जगह तापमान सामान्य रहता है, इसीलिए हमको ये धब्बा दिखाई देता है। तो सन, सौर कलंक, सूर्य जो है अगर हम बात करें सन स्पॉट बनने के पीछे यही एक रीजन है जिसको आपको यहाँ पे बहुत विस्तार से ध्यान रखना है। क्या रीजन है सौर कलंक बनने का? बात सबको क्लियर हुई भैया? चलिए बहुत बढ़िया, आइए बढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी एक हिस्से में बहुत भारी मात्रा में अगर नाभिकीय संलयन हो जाए तो वहां पे हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, हाइड्रोजन वापस आने में समय लगता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? सौर कलंक के नाम से जानते हैं। सवाल पूछता है सौर कलंक का, एक सन स्पॉट का चक्र के लाइफ साइकिल कितने समय का होता है? तो ये होता है 11 साल का। 11 साल के बाद ये फिर से सामान्य हो जाता है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब सन के अंदर बहुत भारी मात्रा में जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत भारी मात्रा में जो है पॉजिटिव चार्ज निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स के नाम से। उसी को बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स के नाम से।
सौर ज्वाला के नाम से इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जब बहुत भारी मात्रा में जब ऊष्मा निकलती है उसी को हम लोग सोलर फ्लेयर्स के नाम जानते हैं। और वही सौर ज्वाला अगर हमारे वायुमंडल में हवा के तौर पर चलने लगे, इसी को हम लोग बोलते हैं सौर पवन, इसी को बोलते हैं सोलर विंड्स, सोलर विंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर से एक बात, सोलर विंड्स क्या होती हैं? जब ये रिएक्शन बहुत भारी मात्रा में, तो बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। जब ऊष्मा बाहर निकलती, जब तक ये सूर्य के वायुमंडल के अंदर है तब तक उसे सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर्स बोलेंगे। जैसे ही वो ऊष्मा जो है हवा के तौर पे हमारे सौर मंडल में चलने लगे, उसी को बोलते हैं सोलर विंड, सौर तरंग के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे की तरफ, हम चीज़ों को और डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं भैया इसी के साथ आगे की तरफ। सोलर विंड्स हो गया, ठीक है। तो अगला टॉपिक जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, अब जैसे ही ये सोलर विंड्स क्या होती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाती हैं। आपको पता है हमारी पृथ्वी के दो हिस्से हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी के दो हिस्से हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। जैसे ही वो सोलर फ्लेयर्स आते हैं, सोलर विंड्स आती हैं, सौर पवन आती है, हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में जाकर के वो फंस जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड में फंसने की वजह से वो हमको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमको जो है ये रिएक्शन दिखाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑरोरा इफेक्ट। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमको जो है वहां पे रिएक्शन, आसमान में हमको चीजें रंगीले देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं ऑरोरा इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऑरोरा इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऑरोरा इफेक्ट जब उत्तरी गोलार्ध में होता है इसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। वहीं पे जब ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है इसे बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक, तो इतनी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं सूर्य के बारे में, उसको भी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ, थोड़ा सा आगे की चीज़ें और डिस्कस करते हैं भैया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इस टॉपिक के बारे में, सोलर फ्लेयर्स के बारे में। क्या होता है सोलर फ्लेयर्स के बारे में बहुत विस्तार से यहाँ पर चीज़ें ये लिखी हुई हैं, ठीक है। जब ये उत्तरी गोलार्ध में हमको दिखाई देती है उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स, और वहीं पे जब ये दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देती है उसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे की तरफ, जो हम लोग डिस्कस करते हैं सन स्पॉट क्या होता है। वही सोलर फ्लेयर्स को ही हम लोग जो सन स्पॉट, जो गड्ढा, जो सौर कलंक होता है उसी को हम लोग सन स्पॉट भी बोलते हैं, उसी को जो है डार्क स्पॉट भी बोलते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे की तरफ चीजें डिस्कस करते हैं भैया। तो अगला टॉपिक है हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं चंद्रमा के बारे में। क्या होता है मून? आइए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तार से डिस्कस करते हैं चंद्रमा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम चंद्रमा की बात करें, मून की अगर हम बात करें, पहली बार कभी आप आसमान में देखिए तो आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देता। जिस समय आप आसमान में देखेंगे चंद्रमा दिखाई ना दे, उस समय को हम लोग बोलते हैं अमावस्या, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यू मून के नाम से। और किसी दिन आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा, और इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून के नाम से, ठीक है। तो क्या होता है न्यू मून, क्या होता है फुल मून? न्यू मून में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, फुल मून में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है। हिंदी में पूर्णिमा मतलब चंद्रमा ना दिखाई दे, नहीं अमावस्या मतलब चंद्रमा ना दिखाई दे, पूर्णिमा मतलब जिस दिन आपको पूरा चंद्रमा दिखाई दे। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आइए इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इस चंद्रमा भाई साहब को पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में जो समय लगता है वो लगता है आपका 27 दिन। कितना समय लगता है? 27 दिन में चंद्रमा भाई साहब पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेते हैं। कितने दिनों में? 27 दिनों में लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि चंद्रमा भाई साहब को हम पृथ्वी के किसी भी कोने से देखें,
कभी भी देखें, आज देखें या किसी भी समय देखें, हमेशा हमको केवल उसका एक ही हिस्सा दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एक हिस्से का मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं तो केवल ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है यही हमको चंद्रमा का दिखाई देता है, बाकी हिस्सा हमको चंद्रमा का दिखाई नहीं देता, ना हमको दिखाई दिया ना किसी को दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? केवल हमको चंद्रमा का यही हिस्सा दिखाई देगा, चाहे चंद्रमा यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे, चाहे कहीं पे भी हो, हमेशा केवल यही हिस्सा दिखाई देगा। क्यों होता है? हमको पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता। क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि चंद्रमा भाई साहब जितना चलता है उतना घूमता है, मतलब इक्वल रोटेशन और इक्वल रिवॉल्यूशन, जो बराबर घूर्णन और परिक्रमा की वजह से जितना वो चल रहा है उतना ही घूम रहा है, जितना चल रहा है उतना ही घूम रहा है, इसीलिए उसका केवल एक ही हिस्सा हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से, इक्वल रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, किसकी वजह से? इक्वल रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसी के साथ चीजें और डिस्कस करते हैं चंद्रमा के बारे में। ठीक है, तो चंद्रमा भाई साहब को पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में जो समय लगता है वो लगता है 27 दिन का। ठीक है, अब इसमें एक चीज अगर हम और थोड़ी सी बात करें विस्तार से बारे में, चंद्रमा के बारे में अगर हम बात करें तो अगर चंद्रमा में कुछ नाम है जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो नाम है वो है नीला चंद्रमा, ब्लू मून। क्या होता है? क्या होता है ब्लू मून? आइए इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या होता है नीला चंद्रमा, क्या होता है ब्लू मून? जब किसी एक महीने के अंदर, फॉर एग्जांपल अभी हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इस पूरे महीने के अंदर 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक पूरे इस महीने के अंदर अगर 2 और 2 से ज़्यादा बार फुल मून निकल जाए, पूर्णिमा हो जाए, तो इस कंडीशन को दूसरे चंद्रमा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से एक बार आपने देखा 27 दिन में चंद्रमा भाई साहब पृथ्वी की एक परिक्रमा करते हैं, तो सामान्य तौर पर साल एक महीने के अंदर 27 दिन में एक बार फुल मून, एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या देखने को मिलती है। लेकिन किसी महीना ऐसा हो जाए हमको 2 बार पूर्णिमा देखने को मिले, तो इस बात को हम लोग बोलते हैं ब्लू मून के नाम से। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर कोई एक ऐसा साल हुआ जिस साल 2-3 महीने हो जाए ऐसे ब्लू मून वाले, तो पूरे साल को बोलेंगे ब्लू मून ईयर के नाम से। क्या बोलेंगे? ब्लू मून ईयर के नाम से इसे हम लोग जानेंगे। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे इस टॉपिक में ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ तीसरा नाम और आपको ध्यान रखना है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लड मून। ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है? जब किसी एक साल के अंदर, जैसे अभी हमारा सन 2023 चल रहा है, तो इस पूरे साल के अंदर लगातार 4 बार क्या लग जाए? लगातार 4 बार चंद्र ग्रहण लग जाए। पहला ग्रहण लगे चंद्र ग्रहण, दूसरा ग्रहण लगे चंद्र ग्रहण, तीसरा ग्रहण लगे चंद्र ग्रहण और चौथा ग्रहण जो लगे चंद्र ग्रहण। तो चौथे चंद्र ग्रहण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ब्लड मून के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो इतनी बातें आपको इस टॉपिक के अंदर ध्यान रखने। क्या ब्लड मून क्या होता है? जब लगातार 4 बार चंद्र ग्रहण लग जाए तो चौथे चंद्रमा को ही हम लोग ब्लड मून के नाम से जानते हैं। बहुत रेयर केस फिनोमेना है, कब बहुत 1600 साल में 1-2 बार हमको देखने को मिलता है, इसीलिए इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ चंद्रमा टॉपिक हमारा पूरी तरीके से खत्म। देखिए अगर हम बात करें तो हम जो है एस्ट्रोनॉमी के हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ जो है हम वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए जो है लगातार इस सीरीज को देखते रहिए।
और जो है अपना साथ बनाते रहिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर जो है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए जो है आप जो है बिना सोचे आप आराम से कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको लिखिए। हर क्वेश्चन को मैं वहाँ पर देखूंगा और उसका आंसर मैं दूंगा, ठीक है। तो अपना जो है प्यार बनाते रहिए और इसको जो है इस सीरीज को हम लोग अपने मेहनत के साथ जो है इसको चलाते रहेंगे और बेहतरीन तरीके से कंटेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ मेन टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। आइए इतनी बस चीज़ें आपको ध्यान रखनी, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आज सिर्फ पढ़ाई पे हमारा ध्यान है और किसी चीज़ पे नहीं। बातें कम करेंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, इसके बाद उल्का और उल्का पिंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या होता है मीटियोर्स और क्या होता है मीटियोराइट्स, इसके बारे में हम यहाँ पे चीज़ों को आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या होता है मीटियोर्स और क्या होता है मीटियोराइट्स, ठीक है। तो मीटियोर्स, उल्का, देखिए फॉर एग्जाम्पल और उल्का पिंड दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। सबसे पहले इसके अंदर एक लॉ काम कर रहा होता है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसी को गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो बल है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, दो चीज़ों के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। पहली चीज़ उसका साइज कितना बड़ा है, जो चीज़ जितना बड़ा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज़्यादा, ठीक है। वहीं पे जो चीज़ जितना छोटा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना कम। वहीं पे अगला दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो हमारे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, ठीक है, आप और हम हैं, ठीक है, अभी मैं आपसे बहुत ज़्यादा दूरी पे हूँ, ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है अट्रैक्शन फोर्स उतना अच्छा नहीं है। कहीं को कल को ऐसा होता है कि मैं आपके घर के बगल में रहना होता है, आपको कोई भी समस्या तुरंत भाग करके मेरे पास आते कि क्यों, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन फोर्स क्या है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग पास रहेंगे अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा, जब हम दूर रहेंगे अट्रैक्शन फोर्स कम। तो वही सेम चीज इस इन बड़े बड़े पिंडों में, इन बड़े बड़े जो है हेवनली बॉडीज पे भी काम कर रही होती है। जिसका साइज बहुत छोटा अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम, जिसका साइज बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा, जो जितना पास अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा, जो जितना दूर अट्रैक्शन फोर्स उतना कम। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल, ये है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल, पीला वाला जो है ये है वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया। अब हमको पता है कि बहुत सारे उल्का जो है इस सौरमंडल में घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से कोई एक उल्का जो है वो पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू करता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स से। तो जब तक ये पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है तब तक उसे हम लोग बोलेंगे एस्ट्रॉइड। क्या बोलेंगे? एस्ट्रॉइड के नाम से इसे हम लोग जानेंगे। जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर घुस जाएगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे मीटियोर्स। क्या बोलेंगे? मीटियोर्स। और जैसे ही ये पृथ्वी से टकरा जाएगा इसी को बोलेंगे मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ हमारे वायुमंडल में एक जो है परत पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं आयन मंडल, आइनोस्फीयर। इस आइनोस्फीयर में
जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में होते हैं, आयंस जो है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जब ये पत्थर बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है तो बहुत आयंस के बीच में और जो है इस पत्थर के बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से वो पत्थर जलने लगता है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। जनरली सामान्य तौर पर जो पत्थर होते हैं वो जो है रास्ते में ही जल करके राख हो जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो जा करके पृथ्वी से टकरा जाते हैं। जो पृथ्वी से टकराते हैं उसी को मेटेओराइट्स बोलते हैं। तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उम्मीद है इतनी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे देते हैं विराम। देखिए हम जो है इस सीरीज में मेन मकसद ये है कि जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको कंटेंट मिल सके। इसीलिए जो है अगर आप इस मुहिम को, अगर आप चाहते हैं ये मुहिम सब तक पहुँचे, तो इसके लिए इस वीडियो को खूब दबा करके शेयर करिएगा, हर एक बच्चे तक जो है इसको पहुँचाइएगा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर देते हैं विराम। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।